हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो, और प्लेटो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे प्लेटो की जो एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, न्याय की अवधारणा। उसको हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि प्लेटो के जो समस्त राजनीतिक विचार हैं, उन विचारों का आधार प्लेटो का आदर्श राज्य है। और उस आदर्श राज्य की जो नींव थी, वो नींव प्लेटो ने न्याय व्यवस्था को बताया, यानी कि न्याय व्यवस्था की स्थापना के आधार पर ही आदर्श राज्य को स्थापित किया जा सकता है। तो ये न्याय व्यवस्था है क्या, इसको हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था और उसमें ये देखने की कोशिश की थी कि प्लेटो के न्याय को समझने के लिए हम उसकी पूरी अवधारणा को दो भागों में बांटते हैं। एक, तत्कालीन समय में न्याय के जो सिद्धांत प्रचलित थे, उन सिद्धांतों को कैसे प्लेटो ने नकारा, उनका किन आधारों पर खंडन किया, जिसमें हमने तीन सिद्धांतों को देखा था। न्याय का परंपरागत सिद्धांत जो सिफालस और पॉलीमार्कस ने प्रेजेंट किया था। दूसरी बात हम लोगों ने देखी थी न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में जो थ्रेसिमेकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और तीसरी बात हम लोगों ने देखी थी न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत जो ग्लाकन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इन तीनों सिद्धांतों को प्लेटो ने अपने अपने तर्कों के माध्यम से खंडित किया और उसके बाद प्लेटो का न्याय क्या है वो उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यहां तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा है क्या। मोटे तौर पर अगर यदि हम डिवाइड करें तो प्लेटो का न्याय दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक, सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। और इन दोनों न्याय की अवधारणाओं को जब हम मिला देते हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणा, तो वो बन जाती है प्लेटो के न्याय की अवधारणा। तो सबसे प्रारंभिक और सबसे मोटी बात, प्लेटो का न्याय दो भागों में विभक्त है। एक उसके सामाजिक न्याय की अवधारणा और दूसरे उसकी व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा। अब जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो प्लेटो क्या कहता है, आप लोग ध्यान से समझना। वन बाय वन ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्लेटो ये कहता है कि न्याय रहता कहाँ है, न्याय का निवास स्थान क्या है। तो वो उसका मानना क्या है, न्याय का निवास स्थान मनुष्य की आत्मा है। मतलब न्याय एक सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति इसलिए क्योंकि न्याय मनुष्य की आत्मा में रहता है, अंदर से उसके ये भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों के अनुरूप वो न्यायिक आचरण करता है। तो न्याय का निवास स्थान क्या है, मनुष्य है। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात कि राज्य जो है वो मनुष्य का वृहद स्वरूप है। वृहद का मतलब बड़ा स्वरूप, मतलब जो गुण, जो लक्षण, जो तत्व मनुष्य में पाए जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में, वही गुण, वही लक्षण, वही तत्व वृहद स्वरूप में राज्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जब प्लेटो ये कहता है कि न्याय का निवास मनुष्य की आत्मा में होता है, तो वो दूसरी बात क्या कहता है कि न्याय का निवास राज्य के अंदर भी होता है। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय के निवास को दो जगह बताया। न्याय कहाँ रहता है, एक मनुष्य की आत्मा में और दूसरा राज्य के अंदर। अब मनुष्य अपनी आत्मा के जो गुण हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर जो न्याय करता है उसको कहा जाता है ये व्यक्तिगत न्याय है। मतलब मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला न्याय व्यक्तिगत न्याय है। और इसी तरह जब राज्य के द्वारा जो न्याय किया जाता है या राज्य के अंदर जो न्याय की व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं, उसको प्लेटो की भाषा में हम समझते हैं ये सामाजिक न्याय है। तो प्लेटो ने न्याय के जो दो प्रकार बताए थे, एक व्यक्तिगत न्याय जिसका संबंध मनुष्य से है और एक सामाजिक न्याय जिसका संबंध राज्य से है। तो इस रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि मनुष्य के अंदर जो गुण, जो लक्षण और जो तत्व हैं वो वृहद स्वरूप में कहाँ पाए जाते हैं, राज्य में। तो इस प्रकार व्यक्तिगत न्याय जो कि मनुष्य से उत्पन्न हो रहा है और सामाजिक न्याय जो कि राज्य के अंदर निवास कर रहा है, उन दोनों में विशेष अंतर नहीं है।
अंतर किस बात का है? मात्रा का अंतर है कि व्यक्तिगत न्याय तो छोटे रूप में नजर आता है, लेकिन सामाजिक न्याय जो है, जो कि राज्य के अंदर विद्यमान रहता है, वो बड़े रूप में, वृहद स्वरूप में हमारे सामने उभर कर आता है। इसीलिए प्लेटो ने खुद ये कहा है कि अगर न्याय को समझना है और न्याय के दोनों प्रकारों को समझना है, सूक्ष्म व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, तो उसमें सबसे पहले किसको समझने की जरूरत है? सामाजिक न्याय को समझने की जरूरत है। अगर सामाजिक न्याय को समझ जाएंगे तो व्यक्तिगत न्याय अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए प्लेटो ने खुद एक उदाहरण दिया था। अच्छा, आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि प्लेटो ने सादृश्यात्मक पद्धति को भी अपने अंदर, अपने अध्ययन के अंदर शामिल किया। सादृश्यात्मक पद्धति का मतलब होता है कि समय समय पर समाज के अंदर उन्होंने खुद कुछ उदाहरण देकर अपने तर्कों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यहां पर भी एक तर्क प्लेटो ने दिया। प्लेटो का तर्क क्या था कि जैसे दो किताबें हैं, एक किताब में बारीक बारीक अक्षरों से लिखा गया है और दूसरी किताब के अंदर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया है, तो समझने के लिए कौन सी किताब हमारे लिए ज्यादा अच्छी है? वो किताब जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से स्पष्टता के आधार पर लिखा गया है। अगर हम उस बड़ी बड़े अक्षरों वाली किताब को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। बनिस्पत की अगर बारीक अक्षरों वाली किताब पढ़ेंगे तो उसको हमें समझने में, पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। तो जैसे बड़े अक्षरों वाली किताबों को पढ़ना आसान होता है, उसी तरह से सामाजिक न्याय, जो कि न्याय का वृहद स्वरूप है, उसको अगर हम समझेंगे तो ये सूक्ष्म स्वरूप वाले न्याय यानी कि व्यक्तिगत न्याय को आसानी से समझा जा सकता है। तो इस रूप में प्लेटो पहले किस बात पे बल देते हैं? सामाजिक न्याय को समझने पर बल देते हैं। तो इसीलिए अब हम प्लेटो के न्याय को समझने के लिए पहले उसके सामाजिक न्याय को समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक न्याय है क्या। प्लेटो ये कहता है कि किसी भी समाज में, मतलब समाज का निर्माण कैसे होता है वो उसकी बात करता है। किसी भी समाज में सबसे पहले आर्थिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। आर्थिक आवश्यकताओं का मतलब क्या है? इसको हम समझते हैं, जैसे मैं या कोई भी एक व्यक्ति, उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, मतलब अन्न चाहिए। उसको सुख सुविधाएं चाहिए, जैसे उसको लकड़ी के फर्नीचर चाहिए, जैसे उसको पानी के बर्तन चाहिए। अलग अलग सुख सुविधाओं वाले साधन जो कौन करता है? हम कहते हैं किसान कर सकता है, सुथार कर सकता है, लोहार कर सकता है, सुनार कर सकता है। अलग अलग लोग जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, उसको प्लेटो ने क्या नाम दिया है? ये आर्थिक आवश्यकताएं हैं। तो समाज में सबसे पहले क्या आई? आर्थिक आवश्यकताएं उत्पन्न हुई। आर्थिक आवश्यकताओं की उत्पत्ति से संपत्ति का उदय हुआ और अब दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हुई, रक्षा की आवश्यकता। रक्षा किसकी? मनुष्य के जीवन की। और इन आर्थिक आवश्यकताओं से जो संपत्ति उत्पन्न हुई, उसको लेकर एक दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हुई समाज में, जिसको वो कहता है रक्षा की आवश्यकता। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? आर्थिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता क्या हुई? रक्षा की आवश्यकता। और रक्षा की आवश्यकता के बाद समाज के अंदर एक तीसरी आवश्यकता उभरी, जिसको हम बोलते हैं शासन की आवश्यकता। शासन करना मतलब दिशा निर्देश प्रदान करना, समाज को नियंत्रित करना। तो ये तीन आवश्यकताएं समाज के अंदर उभरी और इन तीन आवश्यकताओं के आधार पर प्लेटो क्या कहता है? समाज में तीन वर्ग आए। कौन कौन से तीन वर्ग? कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक वर्ग अस्तित्व में आया, रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सैनिक वर्ग अस्तित्व में आया, और शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासक, या जिसको प्लेटो ने दार्शनिक नाम भी दिया है, शासक अथवा दार्शनिक वर्ग अस्तित्व में आया। तो कहने का मतलब, जब समाज बना तो समाज बनने में इन तीन प्रकार की आवश्यकताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन तीन प्रकार की आवश्यकताओं ने तीन अलग अलग वर्गों का निर्माण किया। तो ये पहला जो तर्क दिया था सामाजिक न्याय के अंदर, समाज कैसे बना, उस समाज के निर्माण की प्रक्रिया को प्लेटो ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर दूसरी बात, जैसे अभी हम कह रहे हैं प्लेटो ने समाज के निर्माण की बात कही, तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि प्लेटो का समाज और प्लेटो का राज्य दोनों एक ही है। प्लेटो ने समाज और राज्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया है। तो ये समाज अथवा राज्य किससे मिलकर बना है?
तो अभी हम लोगों ने बात करी थी 3 वर्गों से मिलकर बना है, एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक अथवा दार्शनिक वर्ग। इन तीनों वर्गों से मिलकर क्या बना है? समाज अथवा राज्य। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम दोनों शब्दों का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लेटो दोनों को समानार्थी मानता है। मतलब अभी अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो समाज अलग अवधारणा है और राज्य अलग अवधारणा है, लेकिन प्लेटो के अनुसार जो समाज है वही राज्य है और जो राज्य है वही समाज है। और इस समाज का निर्माण 3 वर्गों से मिलकर हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये राज्य 3 वर्गों से मिलकर बनता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक अथवा शासक वर्ग। तो एक और ये महत्वपूर्ण बात सामाजिक न्याय के संदर्भ में। फिर अगली बात, ये वर्ग बनते कैसे हैं? अभी हमने बात तो करी कि आर्थिक आवश्यकता के लिए उत्पादक वर्ग होगा, रक्षा की आवश्यकता के लिए सैनिक वर्ग होगा और शासन की आवश्यकता के लिए शासक वर्ग होगा। तो इन वर्गों का निर्माण होगा कैसे? तो प्लेटो इसको भी स्पष्ट करता है कि ये वर्ग कैसे बनते हैं। उसके लिए वो सबसे पहले बात करता है मनुष्य की। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था प्लेटो क्या कहता है कि मानव के अंदर न्याय निवास करता है, न्याय का निवास मनुष्य की आत्मा में है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो क्या कहता है, हर मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के, मानव की आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहला गुण वो कहता है क्षुधा, एपेटाइट। क्षुधा मतलब हिंदी में क्षुधा का मतलब होता है भूख। यहाँ भूख का मतलब हम खाने वाली भूख से नहीं ले सकते हैं, यहाँ क्षुधा का मतलब होता है हम कुछ चाहते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर आवश्यकताओं की भूख होती है। जैसे मैंने अभी कहा था हमारी आवश्यकताएं कौन सी है, हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और इसी प्रकार के दूसरे संसाधन चाहिए। तो ये हमारी क्या है? क्षुधा है, भूख है। और इस भूख को कोई ना कोई तो शांत करता है। जैसे अन्न की भूख कौन शांत करता है? किसान शांत करता है। जैसे निर्माण की भूख कौन शांत करता है? शिल्पी अथवा कारीगर शांत करता है। मतलब हर मनुष्य के अंदर एक गुण अनिवार्य रूप से होता है और वो होता है क्षुधा का गुण। दूसरा गुण होता है साहस। साहस का मतलब जिसको हम कहते हैं हमारे अंदर जो हिम्मत है और उसी हिम्मत के बल पर हम किसी काम को करने की योग्यता रखते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर एक दूसरा गुण और पाया जाता है, साहस का गुण। और तीसरा एक और गुण पाया जाता है जिसको कहा जाता है विवेक अथवा बुद्धि अथवा प्रज्ञा, रीजन। तो ये 3 प्रकार के गुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। यहां आप ध्यान रखना, प्लेटो क्या कहता है, हर मनुष्य के अंदर ये 3 तत्व अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक क्षुधा, दूसरा साहस और तीसरा विवेक। तो जैसे मनुष्य के अंदर ये 3 तत्व पाए जाते हैं, वैसे ही राज्य के अंदर भी 3 गुण हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि प्लेटो राज्य को मनुष्य का वृहद स्वरूप मानता है। मतलब जो लक्षण मनुष्य के अंदर है वो के वो लक्षण किसमें है? राज्य के अंदर। तो जब मनुष्य के अंदर क्षुधा है, मनुष्य के अंदर साहस है और मनुष्य के अंदर विवेक है, तो इन्हीं गुणों के आधार पर राज्य में 3 वर्ग होते हैं। सबसे पहला वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग। कैसे बना वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग। और तीसरा वर्ग कौन सा है? शासक अथवा दार्शनिक वर्ग। आप देखो मनुष्य की आत्मा में 3 गुण बताए हैं, क्षुधा, साहस और विवेक। उसी तरह से राज्य के अंदर भी 3 वर्ग निवास करते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। अब ये वर्ग बनते कैसे हैं इसको ध्यान से समझना। तो प्लेटो ने क्या कहा था, हर मनुष्य के अंदर कितने गुण होते हैं? 3। लेकिन अंतर होता है मात्रा का। मात्रा का मतलब जैसे मैं मनोज राजगुरु एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर क्षुधा भी है, साहस भी है और विवेक भी है, लेकिन इन तीनों में से एक गुण मेरे अंदर प्रधान है। प्रधान का मतलब जो सबसे ज्यादा है। अब वो कौन सा गुण ज्यादा है? सपोज करो अगर मेरे अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है तो मैं कौन से वर्ग में जाऊंगा? उत्पादक वर्ग में। कहने का मतलब जिन जिन मनुष्यों के अंदर, हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण हैं, लेकिन जिन जिन मनुष्यों के अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है,
क्षुधा का गुण प्रधान है, उन सब मनुष्यों से मिलकर बनता है उत्पादक वर्ग। इसी तरह से जिन जिन व्यक्तियों के अंदर साहस की मात्रा ज्यादा है, गुण तो तीनों हैं, लेकिन साहस का गुण जिन जिन व्यक्तियों में प्रधान है, उन सब वर्गों व्यक्तियों से मिलकर कौन सा वर्ग बनता है? सैनिक वर्ग बनता है। और इसी तरह से जिन जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक की मात्रा प्रधान है, विवेक का गुण प्रधान है, उन सब से मिलकर बनता है शासक वर्ग। तो आप देखो वर्ग कैसे बने, व्यक्तियों के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों की प्रधानता के आधार पर वर्गों का निर्माण हुआ। हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं, उसी तरह से हर राज्य में 3 वर्ग हैं। लेकिन ये वर्ग कैसे बने कि राज्य के अंदर या समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में जिस जिस गुण की प्रधानता है, यानी कि जिन व्यक्तियों में क्षुधा की मात्रा ज्यादा है वो उत्पादक वर्ग कहलाते हैं, जिन व्यक्तियों में साहस की मात्रा ज्यादा है वो सैनिक वर्ग कहलाता है, और जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा है वो शासक वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्गों का निर्माण होता है प्लेटो के अनुसार। ये तो हुआ वर्गों का निर्माण, लेकिन अब सामाजिक न्याय कैसे आएगा? जैसे सामाजिक न्याय इन्हीं वर्गों के माध्यम से स्थापित होता है, तो सामाजिक न्याय आएगा कैसे? तो इसके लिए अब हम बात करते हैं वर्ग और उनके कार्यों की। सबसे पहला वर्ग कौन सा बताया प्लेटो ने? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग कौन कौन है? वो वर्ग जिसके अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा वाले लोग हैं। मतलब उत्पादक वर्ग में कौन से लोग हैं? समाज के या राज्य के वो लोग जिनके अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है, क्षुधा का तत्व प्रधान है, और ऐसे लोगों का काम क्या है? उत्पादन करना। तो उत्पादक वर्ग हुआ, उसका कार्य है उत्पादन करना। इसी तरह से दूसरा वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग कौन है? जिन व्यक्तियों के अंदर साहस की मात्रा ज्यादा है वो सब मिलकर सैनिक वर्ग कहलाते हैं, और उनका काम क्या है? रक्षा करना। और इसी तरह से समाज के जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा है उसको दार्शनिक वर्ग कहा जाता है, और दार्शनिक वर्ग का काम क्या है? शासन करना। तो आप देख सकते हो कि प्लेटो का जो राज्य है या जो समाज है उसके अंदर 3 वर्ग है, और उन तीनों वर्गों के अपने अपने निश्चित कार्य है। उत्पादक वर्ग का उत्पादन, सैनिक वर्ग का रक्षा, और दार्शनिक वर्ग का शासन। 3 वर्ग 3 कार्य। अब देखो सामाजिक न्याय आता कैसे है। तो प्लेटो ये कहता है कि इन तीनों वर्गों का एक निर्धारित कार्य है, और जब ये तीनों वर्ग अपना वही निर्धारित कार्य बिना हस्तक्षेप के करते हैं तो उसको कहा जाता है ये सामाजिक न्याय है। वापिस ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। समाज के अंदर वर्ग कितने हैं? 3। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। और काम कितने हैं? 3। उत्पादन करना, रक्षा करना और शासन करना। करेगा कौन? तो उत्पादन का काम केवल और केवल उत्पादक वर्ग। यहां ध्यान रखना, ये केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर अभी हमने क्या बात करी कि जब तीनों वर्ग अपना निर्धारित काम करेंगे, निर्धारित का मतलब उत्पादन करना एक काम है और उसको केवल और केवल उत्पादक वर्ग करेगा। उसी तरह से रक्षा करना एक काम है, उसको केवल और केवल सैनिक वर्ग करेगा। और शासन करना एक तीसरा काम है जिसको केवल और केवल दार्शनिक वर्ग करेगा। उत्पादन के काम में ना तो सैनिक वर्ग का हस्तक्षेप होगा और ना ही दार्शनिक वर्ग का हस्तक्षेप होगा। इसी तरह से रक्षा के काम में ना तो उत्पादक वर्ग का हस्तक्षेप होगा, ना दार्शनिक वर्ग का हस्तक्षेप होगा। और इसी तरह से शासन के कार्य में ना तो सैनिक वर्ग का हस्तक्षेप होगा, ना उत्पादक वर्ग का हस्तक्षेप होगा। तो जब तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित काम बिना किसी दूसरे वर्ग के हस्तक्षेप के करेंगे तो प्लेटो उसको सामाजिक न्याय कहता है। ये प्लेटो का सामाजिक न्याय है। प्लेटो क्या कहता है? हर समाज अथवा राज्य में ये सामाजिक न्याय पाया जाता है। हर समाज अथवा राज्य में ये 3 वर्ग पाए जाते हैं, और तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित काम करते हैं। मतलब सामाजिक न्याय हर वर्ग में पाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समाज या हर राज्य में सामाजिक न्याय विशुद्ध रूप में स्थापित हो। जिन राज्यों के अंदर सामाजिक न्याय बहुत सुदृढ़ता से स्थापित होता है, सुदृढ़ता से मतलब जहां किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित काम करते हैं, तीनों वर्गों में उचित सामंजस्य और संतुलन रहता है, तो इसका मतलब वहां पर सामाजिक न्याय अपने उच्चतम स्तर पर है, अपने श्रेष्ठ स्तर पर है। और ऐसा ही राज्य
जहां पर पूरी तरह से सामाजिक न्याय विद्यमान है, उसी को प्लेटो आदर्श राज्य कहता है। तो ये पहली बात जो प्लेटो ने सामाजिक न्याय के संदर्भ में बताई। अब हम बात करते हैं दूसरा पक्ष जो प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के न्याय में दो पक्ष थे, एक सामाजिक न्याय और एक व्यक्तिगत न्याय। अभी हमने देखा सामाजिक न्याय किस तरह से स्थापित होता है, किस तरह से वर्ग बनते हैं, वर्ग किस तरह से कार्य करते हैं बिना हस्तक्षेप के, और किस तरह से सामाजिक न्याय स्थापित होता है। दूसरी बात, अब अगर हम सामाजिक न्याय समझ गए तो हमें व्यक्तिगत न्याय आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लेटो ने खुद कहा था कि अगर बड़े अक्षरों वाली किताब आसानी से समझ में आ जाती है, तो वही बात छोटे अक्षरों वाली किताबों को पढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है। तो जब हम सामाजिक न्याय को समझ गए तो आप व्यक्तिगत न्याय को भी आसानी से समझ सकते हो। वापिस वही बात करते हैं व्यक्तिगत न्याय के अंदर। प्लेटो क्या कहता है, मनुष्य की आत्मा के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, क्षुधा, साहस और विवेक। और इन तीनों में से एक गुण प्रधान होता है। जिन व्यक्तियों के अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है, अब मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, सपोज करो मेरे अंदर अगर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, उत्पादन का काम करना है। मैं अब समूह की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं एक व्यक्ति हूं, एक प्राणी हूं, और अगर मेरे अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, उत्पादन का काम करना है। अगर मेरे अंदर साहस की मात्रा ज्यादा है तो मुझे क्या काम करना है, रक्षा का काम करना है। और अगर मेरे अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, शासन का काम करना है। कहने का मतलब व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, क्षुधा, साहस और विवेक, लेकिन इन तीनों में से एक गुण प्रधान होता है। और जब व्यक्ति अपने उस प्रधान गुण के आधार पर काम करता है, मेरी भाषा को ध्यान से समझना, व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर काम करता है तो वही व्यक्तिगत न्याय है। आत्मा की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 में से एक प्रवृत्ति प्रधान है, और उस प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर बिना हस्तक्षेप के वो अपना निर्धारित काम करता है, तो यही प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय बन जाता है। तो पहले हमने देखा था सामाजिक न्याय, और फिर हम लोगों ने देखा प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय। अब इन दोनों को मिलाकर हम कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करें तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक होता है। समझना बहुत सारगर्भित बात है। व्यक्तिगत न्याय अगर होगा तो सामाजिक न्याय अपने आप बन जाएगा। कैसे? जैसे मान लो 5 व्यक्तियों से मिलकर एक समाज बना है ना, एक समाज के अंदर 5 व्यक्ति रहते हैं। अगर वो पांचों व्यक्ति अपना अपना निर्धारित काम करेंगे तो वो पांचों व्यक्तिगत न्याय कर रहे हैं। मतलब 5 में से दो के अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है तो वो 2 उत्पादन का काम कर रहे हैं, 2 के अंदर साहस की मात्रा ज्यादा है तो वो 2 रक्षा का काम कर रहे हैं, और एक के अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा है तो वो शासन का काम कर रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पर जब पांचों व्यक्ति अपना निर्धारित काम कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत न्याय कर रहे हैं। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उससे उन वर्गों का काम आसान हो रहा है, वो वर्ग अपने आप न्याय का काम कर रहे हैं। यानी कि जब दोनों उत्पादक वर्ग के अंदर दोनों व्यक्ति हैं जिनके अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है, जब वो अपना अपना निर्धारित काम कर रहे हैं, इसका मतलब उत्पादक वर्ग ऑटोमेटिकली अपना निर्धारित काम कर रहा है। इसी तरह से जब सैनिक वर्ग के अंदर 2 व्यक्ति हैं और दोनों अपना अपना निर्धारित काम कर रहे हैं रक्षा का, इसका मतलब सैनिक वर्ग अपना काम अपने आप, रक्षा का जो काम है वो अपने आप उसको पूरा कर रहा है ना। तो इसीलिए अगर व्यक्तिगत न्याय है तो समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर अपना न्यायिक काम कर रहा है, व्यक्तिगत न्याय को पूरा कर रहा है, तो सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय है वो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, या हम कह सकते हैं कि प्लेटो के वैयक्तिक न्याय से सामाजिक न्याय की स्थापना आसानी से हो जाती है। दूसरी बात यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो ये सामाजिक न्याय है वो राज्य को आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर का मतलब अपने सारे काम खुद करना। प्लेटो ने राज्य के अंदर कितने वर्ग बताए? 3। एक उत्पादक वर्ग जो राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, दूसरा सैनिक वर्ग जो राज्य की रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और तीसरा दार्शनिक वर्ग जो राज्य में शासन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एक राज्य में यही तो चाहिए, लोगों के खुशहाल
संपन्न और सुरक्षित जीवन के लिए उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो, उनका जीवन सुरक्षित हो और उनको समय समय पर दिशा निर्देश मिले। अगर राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं तो उस राज्य को हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर राज्य। प्लेटो के राज्य में भी इसी प्रकार की आत्मनिर्भरता है, क्योंकि वहां आर्थिक आवश्यकताओं को उत्पादक वर्ग पूरा कर रहा है, सैनिक आवश्यकता रक्षा की आवश्यकताओं को सैनिक वर्ग पूरा कर रहा है और शासन की आवश्यकताओं को शासक वर्ग पूरा कर रहा है। तो इस रूप में प्लेटो का जो राज्य है, सामाजिक न्याय के आधार पर स्थापित राज्य, एक आत्मनिर्भर राज्य है। तीसरी बात हम यहां पर यह कह सकते हैं कि प्लेटो के सामाजिक न्याय से वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न होता है। सामंजस्य किसको कहते हैं? तालमेल को। तालमेल का मतलब दो अलग अलग वर्गों के बीच में सहमति। अब यहां पर सामंजस्य कैसे उत्पन्न हुआ कि हर व्यक्ति समाज में रह रहा है, दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति भी समाज में रह रहा है, सैनिक वर्ग का व्यक्ति भी समाज में रह रहा है, उत्पादक वर्ग का व्यक्ति भी समाज में रह रहा है, और इन तीनों वर्गों के व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं, रक्षा की आवश्यकताएं भी हैं। तो ये आवश्यकताएं पूरी कौन कर रहा है? सपोज करो सैनिक वर्ग का कोई व्यक्ति है जिसका काम है रक्षा करना, लेकिन उसको भी तो रोटी चाहिए, उसको भी तो मकान चाहिए, इसका मतलब उसकी आर्थिक आवश्यकता है, वो कौन पूरा कर रहा है? वो उत्पादक वर्ग पूरा कर रहा है। और उत्पादक वर्ग के इसी तरह से उत्पादक वर्ग के लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं तो वो खुद पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा की आवश्यकता कौन पूरा कर रहा है? वो सैनिक वर्ग के लोग पूरा कर रहे हैं। तो हर वर्ग एक दूसरे पर निर्भर भी है और उसी निर्भरता के कारण उनके बीच में उचित तालमेल भी है। मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूं, तुम मेरी आवश्यकता पूरी करो। तो ये वर्गों के बीच में तालमेल है जिसको वर्गीय सामंजस्य कहा जाता है। तो प्लेटो का सामाजिक न्याय इसी प्रकार का वर्गीय सामंजस्य उत्पन्न करता है। और जब वर्गों के बीच में उचित तालमेल है तो राज्य के अंदर एकता है, तीनों वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो ये राज्य को एकता भी प्रदान करता है और राज्य को स्थायित्व भी प्रदान करता है। तो ये प्लेटो के न्याय की व्यवस्था का एक अगला और मुख्य बिंदु हम बता सकते हैं। फिर इसमें एक और अगली बात कि प्लेटो के राज्य के इस न्याय व्यवस्था के अंदर तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन जब हम बात करते हैं सैनिक और उत्पादक वर्ग की, तो वो अपना एक निर्धारित काम कर रहे हैं उत्पादन का और रक्षा का। लेकिन शासक वर्ग क्या कर रहा है? तो प्लेटो ये कहता है कि शासक वर्ग के पास विवेक है, प्रज्ञा है। मतलब शासक वर्ग में कौन लोग हैं? जिन लोगों के अंदर बुद्धि, प्रज्ञा या विवेक की मात्रा ज्यादा है, वो सब मिलकर शासक वर्ग बन रहे हैं। तो ऐसे विवेक युक्त शासक वर्ग का मुख्य काम क्या है? बाकी दोनों वर्गों का नियंत्रण करना। नियंत्रण का मतलब उनको समय समय पर दिशा निर्देश प्रदान करना, उनका संचालन करना, उनको नियंत्रित करना। अगर वो अपने कार्य से भटक रहे हैं तो उनको कंट्रोल में लाना, ये शासक वर्ग का काम है। तो एक तरह से राज्य के अंदर अनुशासन को उत्पन्न किया जा रहा है और वो अनुशासन अभिभावक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर आप देखो, शासक वर्ग का नियंत्रण किसके ऊपर है? सैनिक वर्ग के ऊपर। और शासक और सैनिक दोनों वर्ग मिलकर किसको अनुशासन में रख रहे हैं? उत्पादक वर्ग को अनुशासन में रख रहे हैं। तो ये प्लेटो के न्याय के अंदर वर्गों को लेकर जो बात की गई है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। और एक आखिरी मुख्य बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि प्लेटो के इस पूरे न्याय की जो अवधारणा को अभी हमने देखा, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा, इस पूरी अवधारणा में तीन उप सिद्धांत हम बता सकते हैं। एक श्रम का विभाजन, दूसरा कार्य विशिष्टीकरण और तीसरा अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अभी हम जब इसकी विशेषताएं देखेंगे, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, उसमें इन तीनों सिद्धांतों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि श्रम के विभाजन का मतलब क्या है, कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या है और अहस्तक्षेप का मतलब क्या है। लेकिन अभी हम मुख्य बातें जो इस सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय से उभर कर जो आती है, उनमें हम इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है समय होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटो का न्याय के सिद्धांत की विशेषता क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या हैं।